नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हमारे देश में ईवीएम पर उंगली उठाना कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई विपक्षी पार्टी चुनाव हारती है तो इसके लिए ईवीएम को दोष दिया जाने लगता है। राहुल गांधी तो जमकर ईवीएम का राग अलापते हैं। विडंबना यह है कि जब राहुल गांधी चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं और हारते ही ईवीएम का विरोध करने लगते हैं। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बताया था। चुनाव आयोग से उन्होंने ईवीएम की पारदर्शिता बनाए रखने की बात कही थी और ऐसे कई मौके आते हैं जब राहुल गांधी ईवीएम को लेकर गलत बयानबाजी करते हैं, पर यह बयानबाजी करना राहुल गांधी को महंगा पड़ गया है। दरअसल ईवीएम हैकिंग के बारे में झूठी खबरें फैलाने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। इस याचिका में राहुल गांधी के साथ साथ उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत और यूट्यूबर ध्रुव राठी का भी नाम शामिल है। याचिका के जरिए अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है। तो कैसे फंसने वाले हैं राहुल गांधी, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बॉम्बे हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है, क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई और 2 जजों के बेंच में इसकी सुनवाई के लिए लिस्ट की गई, लेकिन उसमें से एक और अंतरिम याचिका दायर की गई जिसमें से एक जज जस्टिस रेवती मोहिते देड़े ये जो हैं उनको इस केस से अलग करने की गुजारिश की गई है, जिसके कारण जो रोस्टर नया बनेगा उसमें से कोई और जज उस बेंच में होंगे। इसके लिए चीफ जस्टिस जो हैं बॉम्बे हाईकोर्ट के, उनके पास याचिका भेजी गई है। ये जस्टिस डेरे के बारे में बाद में चर्चा करेंगे कि क्यों उनको हटाने के लिए कहा गया है, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ, उद्धव ठाकरे, संजय राउत या फिर ध्रुव राठी के खिलाफ जो याचिका दायर की गई है उसमें 2 मामले उठाए गए हैं। एक मामला तो ईवीएम को लेकर सवाल बार बार करने को लेकर है कि अगर ईवीएम सरकार और चुनाव आयोग के लिए जो अगर सिरदर्द बनना शुरू हो जाए तो फिर चुनाव की प्रक्रिया कैसे होगी, चुनाव ऐसे कैसे करवाया जा सकता है जब आप फर्जी खबरें फैलाते हो। तो फर्जी खबरें फैलाना, और जिसका जिक्र किया गया कि मिड डे ने एक आर्टिकल छापा और उस खबर में मिड डे ने कहा कि रविंद्र वायकर चुनाव गलत तरीके से जीते हैं, इनके रिश्तेदार के पास ईवीएम हैक करने की टेक्निक थी और उन्हीं के रिश्तेदारों पर इल्जाम लगाया गया। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, जब मिड डे से ये सवाल किया जाने लगा तो मिड डे ने तो मान लिया कि हमने गलत खबर छापी है, जिसने हमें इंफॉर्मेशन दी थी वो गलत थी, इसलिए उसने माफी मांग ली। लेकिन उस पेपर की कटिंग को सोशल मीडिया पर इन लोगों ने जारी किया और ध्रुव राठी ने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया। तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई पहले झूठ फैलाने के खिलाफ की जाए और बॉम्बे हाईकोर्ट से मांग की गई है कि सबसे पहले तो इस पूरे मामले की जांच के लिए एफआईआर दर्ज कराना चाहिए और आप निर्देश दीजिए कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। फिर बॉम्बे हाईकोर्ट ये निर्देश दे कि एसआईटी बनाई जाए और एसआईटी जो बनाई जाए ये पुलिस की एसआईटी नहीं है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम जो बनाई जाए उसमें से सीबीआई, एनआईए और ईडी के अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी दिखाई पड़ रही है। और जब तक इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को जो नैरेटिव क्रिएटर है, जो एक गलत अवधारणा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, उस पूरे कॉन्स्पिरेसी को उजागर नहीं किया जाएगा तो ये नहीं रुकेगा। ये हमेशा हर चुनाव के बाद ऐसा किया जाता रहेगा। इस याचिका में एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात कही गई। दूसरी बात कही गई है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। जो राहुल गांधी ने किया वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्योंकि पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे कहा है, ये बताया है कि अगर कोई मामला सब जुडिस है तो उसके खिलाफ बोलना अपराध माना जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जरिए, यानी कि न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो लगाएगी धारा, वो तो सीधे बॉम्बे हाईकोर्ट लगाएगी, क्योंकि कई मामलों का इसमें जिक्र किया गया है जिसमें इन लोगों ने फर्जी तरीके से कोर्ट की अवमानना की है। बार बार हाई कोर्ट,
सुप्रीम कोर्ट तक इस बात के लिए कह चुका है। और ईवीएम का मामला उस समय सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा वीवीपैट अलग है और ईवीएम पर सवाल उठाना अलग है। आपने वीवीपैट से वोटिंग की मैचिंग की बात की है, उसमें 100% नहीं हो सकता, लेकिन जितना परसेंट हो सकता है चुनाव आयोग ये करवाए। लेकिन उसमें कहीं भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं कहा गया कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ये लोग भी साबित नहीं कर पाए। तो ऐसे में जब ये मामला चल रहा था, ये ईवीएम का मामला हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, और उस समय आप अपने तरीके से फर्जी बता रहे हैं, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है, जिसमें न्यायालय की अवमानना के लिए इन लोगों को बॉम्बे हाई कोर्ट से नोटिस भेजा जाना चाहिए। लेकिन दूसरी बात जो कही गई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, क्योंकि उसमें सीधे तौर पर जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगाया गया है उसके लिए कुछ तथ्य भी हैं, जैसे ध्रुव राठी और राहुल गांधी, फिर आम आदमी पार्टी के कुछ नेता। ध्रुव राठी एक वीडियो बनाता है और फिर उस वीडियो के आधार पर पूरी दुनिया में यह बात फैलाई जाती है कि देखो किस तरीके से हिंदुस्तान के चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है, ईवीएम हैक करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। और ध्रुव राठी कौन है? ध्रुव राठी को इसके लिए पैसा कौन देता है, संसाधन कौन देता है? क्योंकि ध्रुव राठी का जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा कि वो किस अवधारणा के तहत हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तब तक ये मामला सुलझा नहीं जा सकता, सुलट नहीं सकता। इसके लिए इंटरनेशनल स्तर पर ऑर्गेनाइज करने वाली एजेंसी चाहिए। उसी तरह से कहा गया है कि एनआईए को इसमें इन्वॉल्व इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि इसका एंटी टेरर स्क्वाड जो है वो पूरी तरीके से अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को क्रैक करने के लिए विशेषज्ञता रखती है। और ध्रुव राठी हिंदुस्तान में रहता नहीं है और इसको पैसे बाहर से मिलते हैं। ध्रुव राठी का सीधे हर्ष मंदर से कनेक्शन है, क्योंकि हर्ष मंदर जो काम करते हैं वो ध्रुव राठी उसको प्रमोट करता है। कई बार ऐसा देखा गया कि हर्ष मंदर ने ट्वीट किया और उसके बाद ध्रुव राठी ने उस ट्वीट के आधार पर वीडियो बनाया, और हर्ष मंदर जिस एनजीओ के लिए काम करता है वो एनजीओ में ध्रुव राठी भी काम करता है, तो दोनों जुड़े हुए हैं। अब हर्ष मंदर हिंदुस्तानी है, आईएएस अधिकारी रह चुका है। यह वही हर्ष मंदर है जो कि सोनिया गांधी के नेशनल एडवाइजरी ग्रुप में शामिल था, जिसे सोनिया गांधी ने पिक किया था। यह पहले से एनजीओ चला रहा है और गुजरात दंगे पर इसके कितने रिपोर्ट ऐसे हैं जिसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने वाली बताई जाती है। अब हर्ष मंदर जिस एनजीओ में काम करता है, जो एनजीओ इसके अंदर है, वो एनजीओ की फंडिंग जो होती है वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से होती है। अब ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस फंडेड एक एनजीओ है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस देश में जो सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ काम करने वाले एनजीओ हैं, उन लोगों को फंड देता है। यानी कि किसी देश की सरकार को हिलाना है, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा पैदा करना है, तो उस देश में काम करने वाले एनजीओ का इस्तेमाल किया जाता है। और उस देश के एनजीओ को ये लोग फंड देते हैं ताकि वहां स्टेबिलिटी ना रहे। स्टेबिलिटी रहेगी तो उन लोगों के लिए खतरा होगा जो उस देश के अनस्टेबल सरकार के कारण वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर शेयर मार्केट से ही पैसा कमाते हैं। तो ये सारी जो कॉन्स्पिरेसी है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसकी जांच के लिए किसी स्टेट पुलिस की जरूरत नहीं है। केवल महाराष्ट्र की पुलिस कि अगर एसआईटी बना दी जाएगी तो इस पूरे मामले के तह तक नहीं पहुंचा जाएगा, क्योंकि इन लोगों के नेटवर्क से राहुल गांधी भी जुड़े हैं। राहुल गांधी उसके वीडियो को कांग्रेस ट्वीट करती है, रिट्वीट करती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाती है और उसको जो वीडियो बनाता है उसके आधार पर एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करती है कि देखो ध्रुव राठी जिसके 10-10 करोड़ व्यूअर हो गए हैं, उसने कहा कि मोदी तानाशाह है। और उस तानाशाह वाले वीडियो को
काट काट के प्रमोट किया जाता है। मतलब आप सबका एक ही लाइन है जो नैरेटिव क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए एक एसआईटी बनाने की मांग की गई है जिसमें मल्टी एजेंसी टास्क फोर्स हो, सारे एजेंसी को इसमें इन्वॉल्व किया जाए जिसके एक्सपर्टीज है अलग अलग मामले में। एनआईए के साथ ईडी को इसलिए शामिल करना चाहिए क्योंकि इनका पूरा नेटवर्क पैसे से चलता है और मनी ट्रेल पकड़ने के लिए एनआईए नहीं है बल्कि ईडी के पास ज्यादा एक्सपर्टीज है। तो सीबीआई, एनआईए, ईडी इन सब के टीम को मिलाकर एक एसआईटी बनाइए और इन लोगों को जो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हिंदुस्तान के साथ कर रहे हैं उसका एक्सपोज होना चाहिए और इनको सजा मिलनी चाहिए। ये इस याचिका का एक पार्ट है। बिल्कुल, अब देखते हैं कि इस पूरे मामले में आगे क्या होता है। लेकिन एक वीडियो जो है जो हर जगह वायरल हो रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने जब संसद में राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा तो लोगों ने इसे काफी ज्यादा पसंद किया। जनता भी जमकर राहुल गांधी को ट्रोल कर रही है। लेकिन इस बौखलाहट को लेकर पूरे के पूरे 9 दिन के बाद अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक वीडियो आया और कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी को बाल बुद्धि बता दिया। ये कैसी बौखलाहट है? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस की टीम काम कर रही है, सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल सटायर हो सकते हैं, तंज कसे जा सकते हैं, लेकिन आप उस तंज में सीमा पार कर लो तो ये आपके फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों राजनीतिक पार्टी है, दोनों एक दूसरे के नेताओं की आलोचना करती है और दोनों के नेताओं को एक दूसरे की आलोचना करने का अधिकार भी है। पीएम मोदी ने बालक बुद्धि कहा। बालक बुद्धि एक तंजनुमा शब्द था जिसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति बड़ा होता है और उसके दिमाग का विकास उस स्तर पर नहीं होता, वो बच्चों की तरह एक्टिविटी करता है। लेकिन बैल बुद्धि, एक बैल बुद्धि जो कहा गया है दिमागी रूप से शून्य व्यक्ति के लिए, आप प्रधानमंत्री के लिए बैल बुद्धि शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि एक जानवर से तुलना कर रहे हो, अपमानजनक शब्द है। आपको अगर तंज कसना है तो आप दूसरे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो राहुल गांधी या कांग्रेस की टीम है, इस पूरे की पूरी टीम को यह समझ में नहीं आता कि हमको शब्दों की मर्यादा रखनी है कि नहीं। शब्द अलग अलग होते हैं, शब्द की गरिमा होती है। आप किसी को सूरदास कहते हो, यह सम्मानजनक तर्क है और सम्मानजनक शब्द है, लेकिन उसी व्यक्ति को अगर सूरदास के बदले ये अंधे कहोगे तो ये अपमानजनक अमर्यादित शब्द होगा। उसी तरीके की बात है कि कांग्रेस की इस बौखलाहट को देखिए, बौखलाहट में भी वो एक मर्यादित शब्द नहीं ढूंढ पाया जिसमें पीएम मोदी के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। इसने एक ऐसे शब्द का उपयोग किया है जो अपमानजनक है, जिसके लिए भी अदालत में जाया जा सकता है। और लगता है कि इस तरह के जो अपमानित करने वाले शब्द का उपयोग किया जा रहा है इनके माध्यम से, वो अब नए केस का एक आधार बनेगा, क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर एक नहीं कई मुकदमे चल रहे हैं और इन्हीं मुकदमों की कड़ी में बॉम्बे हाई कोर्ट वाला भी है। तो ये सारे मुकदमों के साथ अब राहुल गांधी पर एक और केस दर्ज होगा जिसमें इस बैल बुद्धि शब्द का जिक्र किया जाएगा। पहले ही मोदी सरनेम मामले में ये सजा भुगत चुके हैं और अभी सस्पेंड है, सजा खत्म नहीं हुई है। इसके कारण उनकी सांसें चली गई थी। अब इस बार इतने मामले इकट्ठा चल रहे हैं, 24 मामलों में राहुल गांधी के ऊपर सुनवाई हो रही है। हर महीने 3-4 पेशी होती है। इसमें से कब किस पर सजा आ जाए और फिर से इनकी सांसें चली जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो झूठी झूठी कहानियां और षड्यंत्र रचकर अलग अलग धारणाएं बनाकर लोगों को गुमराह करने और नागरिकों को प्रभावित करने का प्रयास राहुल गांधी हमेशा करते रहे हैं। पर अब ईवीएम को बदनाम करना राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका है। तो वहीं राहुल गांधी की छवि पर सवाल खड़े करना कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें बालक बुद्धि बताया था। इस पर कांग्रेस ने तो तत्काल कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर जब राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहकर ट्रोल करना शुरू किया गया तो अब कांग्रेस ने पूरे 9 दिन के बाद पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री को बैल बुद्धि बताया है, जो साफ दिखाता है कि पीएम के प्रहार से कैसे कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।